सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 दिसंबर के जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए उसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण हलवा प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, आज से आपका सेकेंड फेज का एग्जाम स्टार्ट था और देखना ये था कि सेकेंड फेज में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप सबों को आज के इस सेशन से पता चल जाएगा कि जो आपके सेकेंड फेज में ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं उसका लेवल क्या रह रहा है। ध्यान रखिएगा, इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th का कंप्लीट चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इस बैच में क्या कराया जाएगा सर, क्लास 9th और 10th के जो कंप्लीट चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराया जाएगा, थ्योरी विथ न्यूमेरिकल। ध्यान में रखना, इस बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जो आपका पहला सवाल पूछा गया आप सबों से, जो कि मैंने आप सबों के साथ कई बार डिस्कस करा है कि कौन सा अस्थायी उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। बताइए, क्या ये सवाल आपसे हल नहीं होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी इसको आपने कई बार टैकल कराया है। पूछा जा रहा है कि पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, तो हम सभी क्या कहेंगे कि जो एस्केलेन काइमा टिश्यू है यानी कि जो दृढ़ उत्तक है, ये क्या करता है? पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। और मेरे मित्र, जो एस्केलेन काइमा टिश्यू होते हैं इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है? यानी कि एस्केलेन काइमा की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? आप सभी कहते हैं गुरुजी लिग्निन से बनी होती है। और यही जो लिग्निन है ये एस्केलेन काइमा को क्या करता है सर? सीमेंट जैसी कठोरता प्रदान करता है। और इसीलिए हम सभी कहते हैं कि सर ये एस्केलेन काइमा दृढ़ उत्तक पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। मेरे मित्र, ये जो कॉलेन काइमा है ये क्या करता है? आप सभी कहेंगे पौधे में लचीलापन लाता है। पौधे में क्या लाता है? आप सभी कहेंगे लचीलापन लाता है। और इसकी कोशिका भित्ति आप सभी कहते हैं सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और मेरे मित्र, कोलेन काइमा क्या होता है सर? किनारों पे मोटा होता है। और पेरेन काइमा भाई साहब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है, भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। जबकि मेरे मित्र जाइलम जो है ये क्या है? आप सभी कहेंगे सर जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और ये हमारा है तो सर अस्थाई उत्तक ही, लेकिन किस प्रकार का अस्थाई उत्तक है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी ये जटिल अस्थाई उत्तक है। क्या है? जटिल अस्थाई उत्तक है। किसके? पौधे के। जबकि अगर आप बात करोगे कॉलेन कायमा, पेरेन कायमा और एस्केलेन कायमा की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये पौधे के सरल अस्थाई उत्तक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि ध्वनि सामान्यतः सबसे ज्यादा तेज ठोस में चलेगी, लगभग कितना मीटर पर सेकंड के स्पीड से? 5000 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। द्रव में आप कहेंगे लगभग 1500 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगी। जबकि गैस में आप सभी कहेंगे सर लगभग 346 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलेगी। तो जो सवाल है कि ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है, आप कहेंगे ठोस। कितना चाल होगा? आप सभी याद रख लेना कि सर लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड। लगभग कितना? 5000 मीटर पर सेकेंड। वायु की बात करेंगे तो लगभग 346 मीटर पर सेकेंड। और जल की बात करेंगे तो याद रखना आप सभी कि जल में लगभग क्या होगा? 1500 मीटर पर सेकेंड होगा। मेरे मित्र याद रखना कि ध्वनि के गमन के लिए किसकी जरूरत होती है? हमेशा माध्यम की जरूरत होती है। और ध्वनि कभी भी निर्वात से होकर के, वैक्यूम से होकर के गमन नहीं कर सकती है, निर्वात में नहीं चलेगी। ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला धागे नुमा संरचनाओं का क्या कहा जाता है? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है ये दो तरीके से होती है। पहला तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि किसके सहारे होता है? न्यूरॉन के सहारे। और न्यूरॉन क्या है? आप कहेंगे एक धागा जैसी संरचना है। और दूसरा आप सभी कहते हैं हार्मोन के सहारे, जो कि क्या है? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ। और हम लोग क्या कहते हैं कि मानव शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है उसमें पहला तरीका होता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अब जो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय होगा उसमें तंत्रिका के थ्रू नियंत्रण और समन्वय होगा। तंत्रिका धागे जैसी संरचना है। तो आप सभी कहेंगे बिल्कुल राइट उत्तर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र जो भी वैसे छात्र जो थोड़ा सा सिंसियर होंगे, जो साइंस के पन्नों को पलट रहे होंगे, हमें नहीं लगता है कि ऐसे सवाल उनको परेशान करेंगे। ध्यान देना,
कि हार्मोन जो है ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। हार्मोन क्या है? आप सभी कहेंगे कि सर रासायनिक पदार्थ है। और ध्यान रखना, ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? सर उत्तेजक पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्तेजक पदार्थ भी कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। रक्त धमनियां क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी रक्त धमनियां ब्लड का वो हिस्सा है, ठीक है, जो क्या करता है? सर शुद्ध ब्लड को शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। यानी कि आप सभी जब भी ब्लड वेसल्स की बात करते हो तो उसमें किसका नाम लेते हो? आप सभी कहते हैं शिरा, धमनी और रक्त वाहिका का नाम लेते हैं। तो शिरा अशुद्ध रक्त का वहन करता है, जबकि धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है। अब मेरे मित्र मांसपेशी तंतु, मसल्स फाइबर, तो जो हमारा मसल्स है उसमें क्या मौजूद होता है? आप सभी कहते हैं फाइबर, उसी को हम लोग मसल्स फाइबर यानी कि मांसपेशी तंतु कहते हैं। और हमारे शरीर में गति का कारण कौन बनता है? आप कहते हैं मसल्स बनता है। बहरहाल मेरे मित्र अगला सवाल आपके सामने है कि साबुन के मिसेल्स बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है? अब आप सबों को मालूम है कि सर जो साबुन होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। साबुन के क्या होते हैं सर? दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हाइड्रोफिलिक और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं? जो हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा होता है वो जल में घुलनशील होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो जल से दूर होता है, और इसी को जलरागी और जल विरागी सिरा कहते हैं। तो मेरे मित्र जल के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो जल के साथ जो राग लगाएगा उसको जलरागी सिरा कहेंगे, और जलरागी सिरा को हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ऐसा सवाल रहता तो हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो उसमें जो वस्तु का आवर्धन होता है या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो हमेशा कितना होता है? 1। और आप सभी को मालूम है कि जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो HI/HO कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। मेरे मित्र जब हम ये कह रहे हैं समतल दर्पण के लिए यानी कि प्लेन मिरर के लिए, समतल दर्पण के लिए कि m का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या होगी? बराबर, तभी ना एक दूसरे को काटेगा तो वैल्यू 1 आएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, हम सभी कहेंगे समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। याद रखना कि समतल दर्पण में हमेशा भले ही वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता हो, लेकिन प्रतिबिंब कैसा होता है सर? आभासी होता है और सीधा होता है। प्रतिबिंब सर दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, ये बात भी ध्यान में रखना। और समतल दर्पण में सर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है? बराबर होता है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के सहारे क्या करता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी बनाता है सर, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, मतलब हर एक तरह का प्रतिबिंब बनाता है। जबकि मेरे मित्र उत्तल दर्पण आप सभी कहेंगे गुरुजी ये हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और प्रतिबिंब आभासी है तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है कि वो सीधा होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है? बहुत ही मतलब कह सकते हो प्यारा सा सवाल है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि अवतल दर्पण में केवल एक ही केस होता है, और वो केस है पोल और फोकस। वो क्या केस है कि सर पोल और फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर गई, और दूसरी अगर हम लोग क्या कहते हैं सर वक्रता केंद्र के अनुदिश लेते हैं, ये दोनों क्या होती है सर? दर्पण के पीछे इस बिंदु पर मिलती है, और ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है A', B', ये क्या है? आप सभी कहते हैं कि सर अवतल दर्पण में जब वस्तु पोल और फोकस के बीच होती है या फिर फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब सर आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो सर सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। फोकस पर होगा तो आप सभी याद रखना प्रतिबिंब अनंत पर होगा, लेकिन एनसीईआरटी के नए डाटा के अनुसार अगर वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये एनसीईआरटी के नए डाटा में। ठीक है, अब अनंत पे तो आप सभी कहेंगे सर वस्तु पर, अनंत पे अगर वस्तु होगा तो अवतल दर्पण पे उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका 8 है, कह रहा है यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है?
मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो फीमेल के बॉडी का ओवरी होता है वो प्रत्येक माह ओवम को रिलीज करता है। अब प्रत्येक माह ओवम को रिलीज करता है, तो अगर एग को स्पर्म नहीं मिला फर्टाइल होने के लिए, तो वो एग क्या होता है कि सर मतलब डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है, कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि जब ओव्यूलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो मेरे मित्र अगले 14 दिन के बाद जो फीमेल होती है वो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रवेश कर जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कह सकते हो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो फीमेल है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से अपने आप को जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है, आप सभी कहेंगे 14 दिनों बाद वो मेंस्ट्रुअल के अगले साइकिल में या फिर अगले चरण में प्रवेश करती है। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि फीमेल के बॉडी में जो ओवरी है, दो ओवरी होती है, दोनों ओवरी से एक साथ ओवम रिलीज नहीं होता है, दोनों ओवरी से अल्टरनेट मंथ में सर क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। मान लो कि पहला मंथ इससे रिलीज हुआ तो अगले मंथ में इससे रिलीज होगा, अगले मंथ इससे रिलीज हुआ तो फिर उसके अगले मंथ में इससे रिलीज होगा। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि फीमेल के बॉडी में ओवुलेशन कैसे होता है, तो आप सभी कहेंगे अल्टरनेटिवली होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक मंथ मतलब पहले से होगा तो अगले मंथ दूसरे से होगा, इस तरीके से होगा। ध्यान देना, अगला सवाल कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। लल्लू लाल सा सवाल है, क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी हम लोग जब साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यही सब क्वेश्चन हम लोग याद करते रहते हैं। आप सबों को मालूम है कि चिप्स खाने वाला प्रोडक्ट है और उसको अगर संरक्षित ना ही किया जाए तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो जो चिप्स के पैकेट में चिप्स होता है वो ऑक्सीडाइज ऑक्सीकृत ना हो, और इस ऑक्सीकरण से बचने हैं तो उसमें क्या किया जाता है, निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन को फील कर दिया जाता है। तो आपका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ध्यान देना कि खट से 16 ग्राम कर देना गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस की बात करी जा रही है, और ऑक्सीजन गैस क्या होंगे सर, O2 मॉलिक्यूल्स के रूप में। अब इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो दो गो है तो ये कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे 32 ग्राम पर मोल, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हमें ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान पूछा जाता तो हम कहते 16 ग्राम पर मोल, हमें ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे सर 32 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि प्रेगनेंसी में मां कुपोषित हो तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है। दूध उत्पादन बहुत अधिक होगा, बिल्कुल नहीं। बच्चा बहुत अधिक भारी होगा, जब मां ही कुपोषित है, माल नरिश्ड है, तो फिर इसका प्रभाव जो है वो बच्चा बहुत भारी होगा, वेट ज्यादा होगा, ये तो संभव ही नहीं है। मां अगर हेल्दी होगी तो ये संभव है कि बच्चा भारी हो। तीसरा ऑप्शन है कि लो बर्थ वेट बेबी होगा, बिल्कुल सही है कि सर जब प्रेगनेंसी के दौरान मां सही से पोषण नहीं लेगी, न्यूट्रिशन नहीं लेगी, तो जाहिर सी बात है जो बेबी होगा उसका वजन कम होगा, और जो बेबी होगा वो क्या होगा सर, कमजोर होगा। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान देना कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता को सही पोषण न मिले तो बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि द्रव्यमान 1500 केजी और वेग 60 किलोमीटर पर आवर है तो कुल गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी। मेरे मित्र बहुत ही सरल सा सवाल है, आप सबों को मालूम है कि के इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और के इक्वल टू हाफ, द्रव्यमान आपका 1500 है और वी स्क्वायर करेंगे। आप सभी को मालूम है यहाँ पे जो वी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। मेरे भाई इसी को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप कहेंगे 5/18 से गुना कर दीजिए, और आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हमारा हो जाएगा, आप सभी कहेंगे 3 से काटेंगे तो 20 तिया 60, 3 छा के 18, दूध आएंगे 20 और 2 तिया 6, ये हमारा 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। वी स्क्वायर है तो ये हमारा 50/3 गुना 50/3 हो जाएगा। मेरे मित्र इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 750 होगा, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 208.33 जूल के समथिंग आएगा। 208.33 जूल के सॉरी यहाँ पे ध्यान देना कि ये 208.33 किलो जूल के समथिंग आएगा। 208.33 सर किलो जूल, यानी कि केजे आप कह सकते हो, किलो जूल कहेंगे तो गुना 1000 होगा। अब मेरे मित्र इसी को आप सभी 2.08 इंटू 10⁵ जूल के रूप में लिख सकते हो, और सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिशोधन, सांद्रण, मेटालर्जी, गलन। मैंने आपको बताया है कि जब भी धातु को उसके अयस्क से निकालते हैं तो धातु को उसके अयस्क से निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेटालर्जी यानी कि धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालर्जी यानी कि धातु क्रम। मेरे मित्र, धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने के बाद भी बहुत सारी अशुद्धि रह जाती है, तो उस अशुद्धि को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग धातुओं का शोधन या परिशोधन कहते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग किसी अयस्क से धातु को निकाल रहे होते हैं तो अयस्क को हमें पहले साफ करना होता है, और अयस्कों की जो सफाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर यानी कि धातुओं का सांद्रण अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना कि अयस्कों मतलब धातु को अयस्क से निकालने के बाद उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया रिफाइनिंग कहलाएगा, धातु का परिष्करण कहलाएगा। लेकिन अयस्कों में जो अशुद्धि है उसको साफ करने की प्रक्रिया सर कंसंट्रेशन ऑफ द ओर अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? सरसों, मटर, पपीता, सूरजमुखी। मैंने इस सवाल को बड़े शिद्दत से आप सबों को सर क्लासरूम में समझाया है, और इस सवाल का आंसर आप सबों से जानना चाहूंगा कि सही उत्तर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पौधा एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल है, ये आपको बताना है। बहरहाल जो अगला सवाल है वो है कि यदि उष्मा 64 जूल है और प्रतिरोध 4 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा? मेरे मित्र ध्यान देना कि जो हीट है यहाँ पे वो 64 जूल है, और आप सबों को मालूम है कि सर हीट का एक फॉर्मूला H इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी होता है। अब ध्यान दो कि प्रतिरोध हमारा 4 ओम है और वोल्टेज पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां हमें जो टाइम लेना होगा वो क्या करना होगा? सर टाइम 1 सेकेंड लेना होगा, 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो आपका सर यहाँ पे मतलब हीट होगा, ये जो ऊर्जा होगी, आप सभी कहेंगे प्रति सेकेंड की बात करेंगे, टाइम तो हमारा कुछ ना कुछ होगा ही, तो 1 सेकेंड लेंगे। और मेरे भाई आप सभी कहेंगे कि 64 जूल उष्मा है, वी स्क्वायर हमें निकालना है, 4 ओम हमारा है, ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25, ये वी स्क्वायर इक्वल टू 256, वी इक्वल टू रूट अंडर 256। मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 16 वोल्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? बहुत ही सरल सा सवाल है। आप सभी कहेंगे कि सर मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16, और ये कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। बड़ा हलवा सा सवाल और लल्लू लाल सा सवाल पूछा जा रहा है, और ये 16 सवाल थे जो कि मेरे मित्र आपके आज के शिफ्ट में आए हुए हैं। तो 12 दिसंबर से जो आपका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है, इसमें भी आप ये कह सकते हो कि बहुत हायर लेवल के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो वैसे कोई भी छात्र जो साइंस को लंबे समय से पढ़ रहे हैं, अगर आप एक बेहतर रिवीजन के साथ एग्जाम में जाते हैं तो मेरे मित्र आप साइंस में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ही ऐसा पूछा जा रहा है। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।